नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज है 5 जुलाई। आज की जो न्यूज है फटाफट देख लेते हैं एक बार। इंडेक्स सबसे पहली न्यूज है जीएस2 से कि जयशंकर जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो चाइनीज के जो काउंटर पार्ट है उनसे मिले हैं और आपस में बातचीत करी है कि भाई बातचीत से मामला सुलझाओ। जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक्साई चीन है या डोकलम है या ये समझो कि अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चाइना के साथ हमारा बैटल रहता है। तो हम दोनों उसको पड़ोसी देश है, मिल बांट के अगर हम काम करेंगे तो हम दोनों ग्रो कर पाएंगे। इससे बिकॉज ऐसा बोला गया है कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी फॉर द एशिया। अगर दो मेजर पावर आपस में काम नहीं करेंगे मिलके तो दोनों ही पीछे रह जाएंगी। अगला है हमारा ब्रेन ईटिंग अमीबा। केरला में ये तीसरी डेथ है जो ब्रेन ईटिंग अमीबा से हुई है। तो ये कुछ 12-13 साल का कोई बच्चा है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इस अमीबा के बारे में जानेंगे, इसका साइंटिफिक नेम क्या है और कैसे ये मतलब ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर है या पॉन्ड वाटर है, और कैसे ये ब्रेन तक पहुंच जा रहा है। तो इस तरह के साइंस के क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स में देखे जाते हैं। पेज नंबर 5 पे है कांट आस्क फॉर द कोलिजियम रीजंस। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उस लिस्ट को जो कोलिजियम सजेस्ट करती है। तो उस किसी ने पेटिशन लगा के पूछा था कि भाई किस बेसिस पे आप कोलिजियम सिस्टम में किसी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हो। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया बताने से कि भाई ये हमारी ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा नहीं है, ये हमारी एक इंटीग्रिटी का मुद्दा है। अगर हमें अपॉइंटमेंट रखना है, क्या कहते हैं कि यू कैन जो कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है या जस्टिस प्रिवेल कराना है, तो हमें इस तरह की जो थोड़ी ओपेकनेस है वो रखनी पड़ेगी। तो कोलिजन सिस्टम क्या होता है, क्या उसके प्रो एंड कॉन्स है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेंस का, इंटरव्यू का, तो ये आराम से देखेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर में एक फीमेल घड़ियाल पाई गई है। ये आखिरी फीमेल घड़ियाल है। ऐसा माना जाता था कि 1950 के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर में घड़ियाल नहीं देखे गए, लेकिन अब फिर से एक अडल्ट घड़ियाल देखी गई है ब्रह्मपुत्र रिवर में, वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। तो ये एक नई होप दे रही है आपको कि दोबारा से उनका हैबिटेट हम वहां पे डेवलप कर सकते हैं। लोकेशन इन न्यूज में कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर के बारे में हम देखेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम देखेंगे, कहां से निकलती है, कहां पे गिरती है। और कावेरी रिवर को लेके पिछले 200 साल से डिस्प्यूट चल रहा है कि इसका पानी कैसे शेयर किया जाएगा। इसके ऊपर कावेरी रिवर बोर्ड बनाए जा चुके हैं और रिसेंट में कावेरी रिवर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन से गुजर रही है। इसको लेके साउथ इंडिया में आपने देखा होगा सदगुरु ने कावेरी कालिंग मूवमेंट चला रखा है। तो इस तरह से ये लाइफ लाइन है, इसको गंगा ऑफ द साउथ भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गंगा ऑफ द साउथ वैसे गोदावरी के लिए यूज करते हैं मेजरली, लेकिन कभी कभार इसके लिए भी यूज कर लेते हैं। तो ये अपनी एटलस में होना चाहिए। और आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है 5 ईयर क्लाइमेट एजेंडा फॉर इंडिया। अभी क्लाइमेट चेंज एक 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इंडिया अगले 5 साल में इसके लिए क्या कर रहा है, या ओवरऑल एक समझ लो ऐसे आ जाए। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारे पास वो सारे इंस्टीट्यूशंस, वो सारे इनिशिएटिव्स, वो सारे एजेंडाज, वो मीटिंग्स, वो रिपोर्ट होनी चाहिए जिससे हम उसको लिख पाए। जैसे सीडीआरआई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, या COP28 जो हुई रिसेंट में, उसके बारे में कुछ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हुआ है रिसेंट में, G20 को हमने होस्ट किया। हमारा कार्बन न्यूट्रल का टारगेट है 2070 का। ठीक है, ग्रीन एनर्जी को लेके हम प्रमोट कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, स्टेट और सेंटर मिलकर कैसे इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है लिखने वाले ने। जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता एडिटोरियल को इतना इंपॉर्टेंस, बिकॉज उसमें व्यू ज्यादा होते हैं, न्यूज कम होती है। लेकिन यहां बहुत बढ़िया कंटेंट आपको दिया है। और आज हम नेशनल हाईवे देखेंगे कुछ मेजर मेजर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज से देखते हैं कि हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, इनकी जो बुक है वो आपको कमेंट करके बतानी है, जो अभी 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी गई थी। ये हो गए। और चाइनीज में जो इनके मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने मुलाकात करी है। बाउंड्री इशू को लेके बातचीत हुई है। ये बातचीत कहां हुई है, ये हुई है एससीओ के सब्मिट में। एससीओ का मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मीटिंग हुई अस्थाना कजाकिस्तान में। यहां मिलके दोनों ने बातचीत करी कि भाई हम कैसे इस मुद्दे को सुलझाएं, क्योंकि किसी भी देश को अगर मामले को सुलझाना है तो सबसे पहला तरीका होता है डिप्लोमेसी का, बातचीत से। पहले बात, फिर मुलाकात, और फिर ना बने तो लात।
तीन मेथड होते हैं। तो चाइना मेरे हिसाब से बातों से मानने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए डिप्लोमेटिक मेथड। तो वही देखो, आ, इस सारे डिस्कशन में ना हमें ये पता होना चाहिए एससीओ के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट पेपर में आते हैं। जैसे एक तो एससीओ का रिसेंट में मेंबर कौन बना है, बेलारूस बना है, ठीक है। और एससीओ को लेके इंडिया कब मेंबर बना था, टोटल मेंबर 8 हैं इसमें। पहले इसको शंघाई 5 बोलते थे। इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये सबसे मेजर क्वेश्चन आता है। शंघाई कॉर्पोरेशन का और का हेडक्वार्टर शंघाई में ना होके बीजिंग में है। ये एक मेजर वो रहता है पिटफॉल। देखो इंडिया और चाइना के बीच में क्या दिक्कत है, दिक्कत इतनी सी है कि वो लोग थोड़े से लालची हो गए हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए। जम्मू कश्मीर में उन्होंने अक्साई चीन कब्जा रखा है। उधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं कि ये हमारा तिब्बत का पार्ट है, ये साउथ तिब्बत है, जबकि तिब्बत भी उनका नहीं है। दूसरा डोकलाम जो प्लेट्यू है भूटान के आसपास, वहां पर भी वो स्टैंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया के जम्मू कश्मीर के थ्रू उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कारोकरम वो एक हाईवे निकाल दिया है, वो भी डिस्प्यूट कर रखा है। कुल मिला के साउथ चाइना सी में, अफ्रीका में या श्रीलंका में, हर जगह उन्होंने ये फैला रखा है डिस्प्यूट्स। इंडिया के साथ देख लेते हैं, अक्साई चीन हो गया, मैंने बता दिया। अरुणाचल प्रदेश हो गया जिसमें साउथ तिब्बत उसको बोल रहे हैं, सिक्किम में डोकलाम प्लेट्यू हो गया, ठीक है। या हिस्टोरिकली जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसको लेकर डिस्प्यूट कर रहे हैं, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हमारे होते रहते हैं। या हमारे ट्रूप का डिप्लॉयमेंट है, हम भी अपना बॉर्डर के आसपास डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। तो हिमालय का जो फ्रेजाइल एनवायरमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है इससे, तो ये भी दिक्कत है। आपस में जो पेट्रोलिंग यूनिट्स होते हैं उनके बीच में लात घुसे चलते रहते हैं। रिसेंट हमने देखा था कि इधर जम्मू कश्मीर में भी लात घुसे चले थे। तो चाइना इस चीज को लेके बार बार समझ नहीं रहा है कि until your neighbors are in peace you cannot in peace। बट अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि दलाई लामा वाला जो कार्ड है वो इंडिया ने खेलना स्टार्ट कर दिया है। यूएसए के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत में आके ये कहते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट योर टाइम इज ओवर। इसका मतलब ये है कि अब चाइना को प्रॉब्लम होने वाली है। वाइगुर मुस्लिम्स जो वेस्टर्न चाइना में रहते हैं उनसे प्रॉब्लम होने वाली है। जो तिब्बत में दलाई लामा है जो इंडिया में रह रहे हैं उनसे प्रॉब्लम होने वाली है। उधर से फिलीपींस को हमने ये कौन सी मिसाइल है हमारी, ये समझो कि रशिया और जो इंडिया ने मिलकर बनाई ब्रह्मोस, वो हमने दे दी है। तो इंडिया चाइना को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए चाइना थोड़ा सा अब डिप्लोमेसी की तरफ आ रहा है, ठीक है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। 2003 में इसको फोर्स में आई थी। चाइनीज और रशियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया ने ज्वाइन किया था 2017 में, जब अस्थाना में हुई थी, हेडक्वार्टर बीजिंग में हो गया। इससे जुड़ी हुई एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है रेट्स, ये ताशकंद में है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। 1996 में शंघाई 5 बना था, फिर उज्बेकिस्तान ऐड हुआ। ऐसे करते करते इसका इतिहास है। इंडिया इसमें 2017 में मेंबर बना था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लिया गया था, ये एक मेजर बात थी अभी। और रिसेंट में बोला गया है कि ईरान भी इसका फुल टाइम मेंबर बनाया जाएगा। 3 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। इसका जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस कोई भी इंटरनेशनल बॉडी हो, वो ब्रिक्स हो, वो बिम्स्टेक हो, वो सार्क हो या एससीओ हो, सबका 5-4 मुद्दे रहते हैं कि भाई कोऑपरेशन करना है, डेवलपमेंट करना है, ट्रेड को बूस्ट करना है, वर्ल्ड जीडीपी को इंप्रूव करना है, या ये समझो कि ट्रेड बैरियर कम करने हैं, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देना है, डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, ये सारे मुद्दे होते हैं। देखो आप कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, क्वाड के साथ कंपैरिजन है, वर्ल्ड जीडीपी, काउंटर टेररिज्म, रीजनल स्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, बूस्टिंग रिलेशंस, ठीक है। यही सारे मुद्दे मैं बार बार बताता आ रहा हूं, डेली एक आर्टिकल आपको मैं कराता हूं आईआर का। 20 से 25 वर्ड है, इन्हीं के अराउंड सब कुछ घूम रहा है। चैलेंज क्या है इंडिया के लिए, देखो एक तो चाइना रशिया दोनों को बैलेंस करना है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान भी एससीओ के अंडर है, तो वो भी हमारा मतलब पड़ोसी देश है, वो भी हमारा एनिमी स्टेट है, उसको मैनेज करना है। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी रखनी है इंडिया को, ऐसा नहीं कि उसके उसमें हम अपने बातें भूल जाएं, अपने मुद्दों को, ठीक है। और हमारे बायलेटरल ट्रेड है एससीओ के साथ, वो हमारे काफी कम है। चाइना के साथ हमारा इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है जो हमें जल्दी से कम करना है, अदरवाइज हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अभी इसको बातचीत के मुद्दे से सुलझाया जा सकता है। 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि इंडिया इन तीनों में से किस किस का मेंबर है, AIIB, MTCR, SCO, तो तीनों का मेंबर है। तो जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उसका इंडिया कहां कहां मेंबर है आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट तो इंडिया सारे मेजर ग्रुप्स का पार्ट है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जैसे G7 हो गया उसका पार्ट नहीं है,
या एक दो और ऐसे निकलेंगे जैसे और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है एनएससी, उसका मेंबर नहीं है, तो वो हमें वो याद कर लेना। चलो इसका उत्तर है 1 2 3। अगला देखते हैं कि ये जो 12 साल का लड़का है, इसको अमीबा जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है उससे इसकी डेथ हो गई। केरला में तीसरी डेथ है। ये एक इन्फेक्शन होता है नेजिलरिया फोलरी करके कोई इन्फेक्शन है। तो ये चिंता का विषय है कि अगर ये जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या रोकने के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट इसको लेके थोड़ा सा अलर्ट मोड पे है। ये कहां पाया जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा? ये है वार्म फ्रेश वाटर लाइक लेक और हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। लोग अक्सर वहां पिकनिक मना रहे होते हैं तो उस टाइम पर ये बॉडी में एंटर कर जाता है। सिम्टम इसके हेडेक, फीवर, नोशिया, सीजर्स वगैरह आ सकते हैं और ऑलमोस्ट ये फैटल है। अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो समझो उसकी मौत निश्चित है। चलो अगला देखते हैं इंडियन पॉलिटी में कि जो किसी मेंबर ने किसी ने एक पेटिशन डाली कि भाई जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें आप मेंबर को किस आधार पर रिजेक्ट करते हो, किस आधार पर एक्सेप्ट करते हो, वो बताओ। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि एक तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है और एक हमारी अपॉइंटमेंट प्रोसेस की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रखेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, ये समझते हैं कोलिजियन सिस्टम क्या होता है। कोलिजियन सिस्टम होता है जब कुछ जज मिलके कुछ जजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सिंपल होता है कोलिजियम। इसको चेंज करने के लिए सरकार ने 99th अमेंडमेंट भी लेके आई थी, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि भाई हमारा ये हमारा इंटरनल मुद्दा है, आप मत बीच में आओ। देखो इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, 4 मेंबर होते हैं सीनियर मोस्ट जजेस, ये सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्या रहते हैं कि भाई सीनियरिटी कैसी है, कॉम्पिटेंस है, सुटेबिलिटी है, या प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी चाहिए होता है। अब प्रोज एंड कॉन्स देखें तो भाई सीधी सी बात है, एक तो कॉम्पिटेंस और सिक्योरिटी सीनियरिटी होगी तो वो अच्छा मेंबर चुन के आएगा। उन्हें जुडिशरी के बारे में बेहतर पता है अपने एक्सपीरियंस से, तो वो सही बंदे को चुन पाएंगे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट को दिया तो वो अपने बंदों को भी अंदर भेज सकती है। नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही बंदे आएंगे तो वो नीड्स और स्टैंडर्ड को समझेंगे, ठीक है। और इससे स्टेबिलिटी भी आएगी कि बार बार उनको बाहर उनको निकालना, अपॉइंटमेंट करना। पॉलिटिकल सरकार बदलती रहती है लेकिन जस्टिस सिस्टम पे हमारा फेथ बना रहना चाहिए। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जो जो प्रोज है उन्हीं को थोड़ा सा चेंज करके सोचे तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम है भाई, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। कौन सेलेक्ट हुआ, कैसे हुआ, हमको पता ही नहीं है। इसके ऊपर फेवरेटिज्म के एलिगेशन लगते हैं कि ये अपने भाई भतीजावाद करते हैं, अपने ही कुछ एक फैमिली है जो जज बनी हुई है। तीसरा है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उनका तो रोल इसमें बिल्कुल जीरो कर दिया इन्होंने, उनका भी होना चाहिए। इनएफिशिएंसी है, जो प्रोसेस है बहुत सारे डिले हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह या हाईकोर्ट में बहुत सारी पोस्ट तो वैकेंट पड़ी है, उसमें डिले हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, रीजनल जेंडर माइनॉरिटी आप देखो 34 की स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, कितनी फीमेल है, कितने माइनॉरिटीज के मेंबर हैं, तो रिप्रेजेंटेशन आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से ये मुद्दे हैं, ये एसए और एथिक्स और ये समझो कि जीएस2 का अच्छा खासा यहाँ से टॉपिक बनते हैं। ये जैसे ये है ना एवरग्रीन टॉपिक है, जैसे हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया, ठीक है, रिजर्वेशन हो गया, एल्डरली हो गया, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर हो गया, रोल ऑफ गवर्नर हो गया। ये सारे एवरग्रीन टॉपिक्स है, इसके ऊपर हमारा मसाला तैयार होना चाहिए। देखो 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया अमेंडमेंट को लेके कि भाई 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल ये जो था इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसको जुडिशरी से बाहर कर दिया था, ये स्टेटमेंट थी। दूसरा ये था कि 99th अमेंडमेंट जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कव कर रहा था, इसलिए स्ट्रक डाउन हो गया था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ये 42nd में हुआ था। 42nd तो आप सबको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, सारे उसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड करने की चीजें थी। 44 में तो अच्छी अच्छी बातें थी और ये बिल्कुल सही है। 99 में एनजेसी आया था, ये सबको पता होना चाहिए। इसका उत्तर था ओनली 2। आगे देखते हैं कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए। तो वहां पर एक फीमेल क्रोकोडाइल का मिलना जो कि घड़ियाल है, ये अपने आप में ये दिखाता है कि भाई 1950s के बाद वहां पर एक्सटिंक्ट जो ब्रीड होगी थी वो दोबारा से कहां से आ गई है। इसका मतलब वो अभी भी वहां मौजूद है, उनको प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेवारी है। या जैसे ये आप देख सकते हो लोन फीमेल है, अगर इसकी ब्रीड नहीं कराई गई तो ये आखिरी भी खत्म हो जाएगी, तो हमें दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जैसे हमारे देश में चीतास खत्म हो गए थे तो हमने बाहर से हम लेके आए और हमने कोनो नेशनल पार्क में इनको रखा, अब उन्होंने ब्रीडिंग करी, नई चीता पैदा हो रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हमने इनको प्रिजर्व नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया हैबिटेट को, तो ये भी एकदम खत्म हो जाएंगे और हमारा एनवायरमेंट इससे खतरे में आ जाएगा। अब देखो घड़ियाल का साइंटिफिक नेम क्या है, गेविलिस गेंगेटिकस। इनका मुंह थोड़ा लंबा सा होता है, नैरो लॉन्ग नैरो,
और ये मेजरली रिवर्स में पाए जाते हैं, खासकर उड़ीसा के आसपास है। ठीक है, ये फिश वगैरह खाते हैं। इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो सीआर, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये याद रखना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, और इनके इनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर लखनऊ में है, ये आप ध्यान रखना। कुछ कुछ हैं जो फेमस हैं, तो उनमें से घड़ियाल के लिए एक आपको याद रखना है। अब आते हैं कावेरी रिवर के ऊपर। कावेरी रिवर रिसेंट में न्यूज में है कि बिकॉज पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो सारी रिवर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, कावेरी इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, कोई निरंजन करके हैं, चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर कर्नाटका के पोल्यूशन बोर्ड के, उनके तहत बनाई गई कि भाई आप पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्या मेजर्स होने चाहिए, कैसे हम इसको निपटें। जैसे गंगा है, यमुना है, वो भी हैवीली पोल्यूटेड है, तो उनके लिए भी जैसे गंगा रिजुरेशन प्लान बनाया गया, नमामि गंगे, नमामि तो ये जो प्रोसेसेस हैं, तो कोई ना कोई कमेटी सजेस्ट करती है कि इसको हम कैसे डील करें। तो कावेरी को लेकर बनाया गया है। कावेरी के लिए आप याद रखना, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, शिरसा, हेमावती, काबिनी, भावानी, नोइल, अमरावती, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी तो ट्रिक है राइट बैंक। आर से हमारा जैसे बैंक हो गया, BAN, KV आएगा यहां पे, B से भवानी, A से अमरावती, N से नोइल और K से कबानी या काबिनी। तो और हेमावती, सिमसा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 6 ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी की। आप देख पा रहे हो कि ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, और ये कहां से गुजर रही है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इन तीनों के बीच में इस पानी को लेके डिस्प्यूट है, और वो लंबे समय से चला आ रहा है। ये निकलती कहां से, ये निकलती है ताल कावेरी से, जो कि कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और लास्ट बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और जो पोंडिचेरी है, ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ट्रिब्यूटरी मैंने बताई थी, हेरांगी, हेमावती, काबिनी, सोनस्ती, भवानी। काबिनी और भवानी ज्यादा न्यूज में रहती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब कावेरी के आसपास जो रीजन है, जैसे यूपीएससी की आदत है कि वो साउथ इंडिया के आसपास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा कि मान लो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर कितने नेशनल पार्क आते हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। तो इसके आसपास जैसे कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बिलगिरी रंजन हिल्स हो गया, पुष्पागिरी, मुथाथी, रंगनाथु, भीमेश्वरी। तो ये सारे थोड़े थोड़े अपने एटलस में ना मार्क करते रहना, तो कहीं कहीं न्यूज में आते रहते हैं ये चीजें। चलो, अब देखो कावेरी का वाटर डिस्प्यूट 1892 से है, ब्रिटिशर्स में और मैसूर में लेके, जब मद्रास मैसूर का हुआ था, इसको लेके डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए गए, कावेरी रिवर अथॉरिटी बनाई गई 1998 में। इसमें एक आर्टिकल इन्वॉल्व होता है, आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 इसमें ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए आता है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी, मतलब कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो काफी सालों से चल रहा है, लेकिन इसको लेके अभी तक कोई एक मत बन नहीं पाया। चलो, ये तो हमारा हो गया न्यूज। आज का जो हमारा एडिटोरियल है, वैभव चतुर्वेदी है, एनर्जी, एनवायरमेंटल एंड वाटर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है, सारी चीजें इन्होंने एक साथ दे दी है, पूरा मेंस का आंसर दे दिया है कि भाई क्लाइमेट को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है, और क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आराम से इस आर्टिकल को पढ़ना, और ये सारे मैंने हाईलाइट कर ही रखे हैं। देखो, इंडिया अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि क्लाइमेट को लेके लीडरशिप रोल में आ रहा है। इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, कमिटमेंट लॉन्च कर रहा है। इंडिया बोल चुका है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत जितने हो सके सोलर प्लांट लगा रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि 78,000 की सब्सिडी सरकार दे रही है सोलर पैनल लगाने पे, ऑन ग्रिड पे। ठीक है, और इसके अलावा आप देखो तो CDRI का में इनिशिएटिव ले रहा है। तो आप ये देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होना चाहिए, उसके लिए क्लाइमेट जस्टिस के लिए इंडिया जो होना चाहिए वो कर रहा है। इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक प्लान्स है, बोल्ड लीडर बन चुका है। CDRI ये न्यूज में था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्रीन डेवलपमेंट पैक। ये 4 चीजें आपके आंसर में आनी ही चाहिए कि भाई किस तरह से इंडिया इस पे क्या कर रहा है। इंडिया, मतलब जब भी आपको कोई बताना हो ना कि इंडिया की क्या प्रोग्रेस है, तो आपको यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द इनिशिएटिव्स, कितना परसेंटेज या कोई रिपोर्ट। आप सिंपल ऐसा लिख सकते हैं कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेल। अपने आंसर को किसी इनिशिएटिव से आपको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। अब ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट क्या था, अभी रिसेंट में G20 हुई, तब ये निकल के आया कि हम सारे इंटरनेशनल लोग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम ऐसे ऐसे लाइफ को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? एक तो लाइफ इनिशिएटिव, ये भारत का इनिशिएटिव है कि लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे, सच सस्टेनेबल लिविंग हैबिट्स बनाए। जैसे
स्मॉल स्मॉल हैबिट्स है कि प्लास्टिक यूज ना करें, जो स्ट्रो है वो पेपर का आने लग गया है, या जो रिसाइकलेबल प्लास्टिक आ गया है। सर्कुलर इकोनॉमी कंसेप्ट है कि हम जो भी करें वो सर्कुलर में हो। अगर जब तक लीनियर चलता रहेगा तो चीज इकट्ठा होती रहेंगी। जैसे दिन है, दोपहर हुई, सुबह हुई, रात हुई, वो सर्कुलर पैटर्न में चलता है। अगर दिन ही दिन चलता रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही जो वेस्ट है और रीयूज है, एक सर्कुलर इकोनॉमी में चलना चाहिए। ऐसे ऐसे कीवर्ड है ना आपके आंसर में आने चाहिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली हम ग्रोथ करें, 2070 तक हम नेट जीरो अचीव करेंगे। अगले 5 साल में आप देख रहे हो कि इंडिया भाई अभी 2028 में कोप को होस्ट करने वाला है। ठीक है, कमिटमेंट कर रहा है 2030 के बाद हम ऑयल कंपनी और गैस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट ना लें, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे। अभी से हमको अलायंस बनाने स्टार्ट करने चाहिए। जीरो कार्बन जो प्राइवेट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज ए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। तो जो रोड है, आप देखोगे, जो ये समझो कि ट्रैफिक है, ये मान लो कार हो गई, बाइसिकल हो गई इलेक्ट्रिक, या मोटरसाइकिल हो गई, उन सब में इलेक्ट्रिक जो आ रहा है वो काफी प्राइवेट सेक्टर पे निर्भर करता है। बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है लेकिन उसको इंप्लीमेंट तो प्राइवेट सेक्टर नहीं करना है सारा। जो हमारे एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2035 के लिए, वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। स्टेट लेवल के प्लान हमको बनाने होंगे, बिकॉज सेंटर सब कुछ नहीं कर सकता। स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट की कैपेसिटी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने होंगे। अब मान लो जो प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की है, हिमाचल की है, लैंडस्लाइड की है, या कंजेशन की है, वाटर की है, हाइट की है, वो प्रॉब्लम थार डेजर्ट की नहीं है, या वो प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। तो स्टेट अपने हिसाब से प्लान बनाए। इसमें सेंटर क्या कर सकता है कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो उनको हेल्प दे सकता है, इंसेंटिव दे सकता है कि भाई आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, इस हिसाब से। 10 मिनट। ठीक है, तो इस हिसाब से सेंटर और स्टेट मिलके दोनों काम करेंगे, तब ही ये डेवलपमेंट हो पाएगा। इसके लिए भाई काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंटल वाटर है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना लो, साइंटिफिक रिसर्च को यूज कर लो। तो इंडिया को पावर सेक्टर से बाहर निकल के भी सोचना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारे काम हमको करने पड़ेंगे। अगर ये हम नहीं करेंगे तो इस अचीव क्लाइमेट को अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा रिसेंट में वेनेजुएला का जो आखिरी ग्लेशियर था वो भी मेल्ट हो गया है। बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, और पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। पानी की इतनी कमी हो गई कि दिल्ली में आप देखो कि हर गली में लोग मटका लिए फिर रहे हैं। या तो गुड़गांव है, वो वाटर लॉगिंग से भर रहा है। मतलब कहीं तो पानी बहुत ही कम है, कहीं पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस हिसाब से तो हमें कंसिस्टेंट एक्यूरेट प्लान बनाने पड़ेंगे। सीधी सीधी अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है। नंबर एक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नंबर दो, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में आया है सीडीआरआई का इंपोर्टेंस। ठीक है, नेट जीरो 2070 तक एनडीसी हमने ले रखे हैं। इंडिया एमिशन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम हमने दे रखी है कि भाई जो कार्बन रिड्यूस करेगा उसको हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हमने साइन किया G20 में। और हमारे एनएपीसीसी प्रोजेक्ट तो हमने लंबे समय चलाई रखा है 2015-16 से। सोलर मिशन है। इस तरह की चीज अगर हम करते रहेंगे तो ही। जबरदस्त आर्टिकल लिखा, लिखने वाले ने आज सब कुछ बता दिया है। आप इसको 2-3 बार पढ़ना। हमारे जो हाईवे वाली सीरीज चल रही है, इसमें कुछ और फैक्ट आज देखते हैं। NH1 जो है, ये हमारा है जम्मू कश्मीर लद्दाख से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हमारा है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है, उसमें NH19, NH16 आएंगे। NH4 जो है ये अंडमान निकोबार का है, थोड़ा सा अलग है तो हटके है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, NH48, NH16, NH19 ये सारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के हैं। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो मतलब वो नॉर्थ साउथ चल रहा है, और नंबर है तो ईस्ट से वेस्ट चल रहा है। ठीक है, चलो, इस ये हो गया। NH66 है, ये वेस्टर्न घाट के पैरेलल चल रहा है। तो ये कुछ 4-5 हाईवे थे, आपको पता रहना चाहिए, बाकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इसमें हम आज क्वेश्चन देखें तो आज के जो 5 क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं, उनका आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन आपको बताना है कि हेडक्वार्टर ऑफ SCO एंड सार्क
इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहां पे है। नंबर 2, नेट कार्बन जीरो टारगेट SCO एंड सार्क। मैं वैसे लिख देता हूं, यहां आपको बेहतर दिख पाएगा। हाँ, हेडक्वार्टर ऑफ SCO, सार्क एंड बिम्स्टेक, इन तीनों के हेडक्वार्टर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ईयर इंडिया इज टारगेटिंग कार्बन नेट जीरो। कार्बन नेट जीरो हम कौन से साल तक टारगेट कर रहे हैं, हम अचीव करने की कोशिश हमने कर रखी है। ओरिजिन पॉइंट ऑफ कावेरी एंड कृष्णा, इन दोनों रिवर का आपको ओरिजिन पॉइंट बताना है। कावेरी का तो आपने देख ही लिया, आज के कृष्णा का आपको ढूंढना है। ठीक है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए का चेयरमैन कौन होता है, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन, IUCN स्टेटस ऑफ घड़ियाल आपको बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको कमेंट करने हैं। जो भी बच्चे 1 महीने तक लगातार कमेंट करेंगे उनके आंसर को हम देखेंगे और उनको गिफ्ट सेंड किए जाएंगे। थैंक यू।